अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कल रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच दुबई स्टेडियम में होने जा रहा है। शायकीन क्रिकेट इस मैच को लेकर खासे पुरजोश हैं। अलबत्ता मुत्तहदा अरब इमारात के महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में होने वाले मैच में सरप्राइजिंगली बारिश का भी इम्कान कहीं ना कहीं पर मौजूद है। न्यूजीलैंड से मेगा इवेंट से में जो है वो पहला मैच हारकर पाकिस्तान पर दबाव खासा बढ़ चुका है, जबकि भारत ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को शिकस्त देकर टूर्नामेंट का फातिहाना आगाज किया है। अब जो क्रिकेट तज्जियाकार हैं वो इस मैच के लिए भारत को ही फेवरेट करार दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी अपसेट कर सकता है। इस मैच को लेकर कौमी टीम का कहना है कि उनके हौसले बुलंद है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के रवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच में हम पर कोई दबाव नहीं है, हम बहुत रिलैक्स हैं। साथ ही साथ बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की जानिब से मेगा इवेंट के लिए किए जाने वाले इंतजामात को भी सराहा जा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। भारत के सिवा तमाम टीमें जो है वो यहां पर हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने लाहौर में तैयारियों के हवाले से कहा कि यहां माहौल को बहुत ज्यादा महफूज बनाया गया और हमें एक जगह से दूसरी जगह महफूज तरीके से ले जाया जाता है। गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान के क्रिकेटर रहमानुल्लाह गुरबाज ने कहा था कि ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपने घर पर खेल रहे हैं। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो हाई वोल्टेज एक पावर टाकरा जो है वो होने जा रहा है, इसका शायकीन क्रिकेट को बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार है। भारत इस मैच के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी टीम ऐसी है जो कि किसी भी मौके पर अपसेट कर सकती है। ये जो मैच है इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल इस वक्त जो है वो मेरे साथ जो है वो मौजूद है। उनसे इस हवाले से जो है वो बात करते हैं। आमिर सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आमिर सुहेल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे कल का जो मैच है इसके में पाकिस्तान टीम के चांसेस के हवाले से जो है वो जानना चाहता हूं। किस तरह से देखते हैं, क्या चांसेस नजर आ रहे हैं कल के मैच में टीम के? देखिए, जब आप प्रेशर गेम की बात करते हैं तो चांसेस तो 50-50 होते हैं, और जो प्रेशर को हैंडल कर लेता है, जो फेयर फैक्टर है उसको जो है वो सबसाइड कर देता है, उसके जीतने के चांसेस तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको ये मानना होगा कि इंडिया की टीम का फॉर्म जो है वो हमारी टीम से बेहतर है और उनका जो कॉम्बिनेशन वो हमारी टीम से बेहतर है। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर अपना माइंडसेट इस तरह बना के लेके जाए कि यार हाँ, हम लोग मैच हार गए, लेकिन हमने जाके जान मारनी है, हार गए कोई मसला नहीं है, लेकिन जान मारनी है, तो उसमें मेरा ख्याल है फेयर वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा सा सबसाइड हो जाएगा और उसमें हमें बेहतर परफॉर्मेंसेस देने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन आमिर सुहेल साहब, इसमें हमारा जो बैटिंग लाइनअप है उसको आप किस तरह से देखते हैं? फखर का चले जाना इंजरी की वजह से और उसकी जगह इमामुल हक का आना, इस तब्दीली के बाद जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है और कल के मैच को आप देखते हैं अगर, तो क्या आपकी असेसमेंट है कल की बैटिंग, पाकिस्तान की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है उस पर? देखिए, अभी तक जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है या उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज हुई है, अगर आप उसमें पैटर्न देखें तो जो टीमों के ओपनर्स ने स्कोर किया है, सेंचुरियां की हैं, वो जीत रहे हैं, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी में। और उन सेंचुरीज का पैटर्न ये है कि बैट्समैनों का जो स्ट्राइक रेट है इट्स नॉट मोर देन 100%, वो कोई 90 के करीब या 80 के करीब रहा है। 7 चौके 9 चौके इस तरह करके उन्होंने इनिंग्स को आगे लेके गया है। सो जो पाकिस्तानी बैट्समैनों को करना है, लर्न फ्रॉम इट, टेक अ लीफ आउट ऑफ दैट बुक, और उनको जो चीज करने की जरूरत है कि इनको कोशिश करनी है कि कम से कम डॉट बॉल खेलें। अगर ये कम से कम डॉट बॉल खेलेंगे, दे विल बी एबल टू अपसेट द बॉलर्स, और बॉलर को जब अपसेट कर लेंगे उसमें इनको बाउंड्री मारने के भी चांसेस होंगे। लेकिन शर्त यह है कि ये डॉट डिलीवरी ज्यादा ना खेलें। अच्छा, लेकिन जो कल का मैच है ये क्योंकि पाकिस्तान से बाहर हो रहा है, दुबई में हो रहा है, दुबई की पिचेस के हवाले से कहा जाता है कि बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होती पाकिस्तान की पिचेस से, लेकिन फिर भी आपको लगता है किसी टीम को फायदा हो सकता है दुबई के इस पिच का? देखिए, जिस तरह की पाकिस्तान में पिचेस हैं उससे थोड़ी सी ये नीचे लेवल की पिच है, ये थोड़ी सी टैकी है, यहाँ पे गेंद फंसता है, स्पिनर्स को भी जो है थोड़ा सा असिस्टेंस दे रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको जो है वो बड़ा मैयड होके खेलना पड़ेगा। जिस तरह पहले मैंने बात की कि आपको पहले
विकेट को अंडरस्टैंड करना है, मैयर हासिल करना है, उसके बाद आपने आराम आराम से इनिंग्स को जो है वो आगे बढ़ाना है। 50 ओवर बहुत ज्यादा होते हैं और आजकल की जो वनडे क्रिकेट है इसमें फेजेस हैं, 3 पावर प्लेज हैं और आपने ये मास्टर करना है कि आपने इनकी यूटिलाइजेशन किस तरह करनी है। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं अच्छे माइंडसेट से खेलते हैं तो हमारी टीम में जान तो है, ये नहीं है कि हमारी टीम जो है वो बिल्कुल लो लेवल की है, टैलेंट मौजूद है, उसमें आपके पास मैच विनर्स भी मौजूद हैं जो सिंगल हैंडेड बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी आपको मैच जितवा सकते हैं। अच्छा, और हमारी जो बाउलिंग है इसने पिछले मैच में स्पेशली लास्ट 10 ओवर्स में जिस तरह से रन्स कंसीड किए वो उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कल आपको लगता है बॉलिंग के अंदर कुछ चेंज या जो बॉलर्स हैं उनको जरा एक डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज जो है वो करने की जरूरत है? देखिए, उसमें एक तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप शाहीन शाह अफरीदी को 35 ओवर तक उनके जो है वो कोटा खत्म करवा दें, क्योंकि उनकी यूटिलिटी जो है वो इन ओवर्स तक है। ऑफ लेट जो है उनको आखिरी ओवर्स में उन्होंने काफी ज्यादा रन्स कंसीड किए हैं। तो आई थिंक अगर वो बीच में आके आपको विकेट ले देते हैं तो आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट दैट। अगर उनको आप आखिर में भी बॉलिंग करवाते हैं तो लेट्स होप इस दफा ये ना हो। जो चीज आपने देखी बॉलर्स की वो ये था कि इतनी ज्यादा उन्होंने चीजें ट्राई आउट नहीं की, स्लो रन हमें ज्यादा देखने को नहीं मिले, शाहीन के अलावा किसी ने बाउंसर नहीं किया। और दूसरी चीज यह है कि आखिरी ओवर्स में जो हमारे बॉलर्स बॉल कर रहे हैं वो सबको पता चल गया कि इनका पैटर्न क्या है एंड दे आर रेडी फॉर इट। सो आपको जो है अपनी लाइन चेंज करनी है, स्पेशली हारिस रऊफ को। अगर वो सोच रहे हैं कि विकेट टू विकेट बॉल करना है तो उनको अपनी लाइन ऑफ स्टंप की तरफ या उसके बाहर ले जानी चाहिए और उसके लिए उनको फील्ड प्लेसिंग भी जो है वो देने की जरूरत है। तो अगर ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट लेके आएंगे और अपने बॉलिंग यूटिलाइजेशन को थोड़ा सा ट्वीक करेंगे तो आप बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, मैं एक जनरल क्वेश्चन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पूछना चाहता हूं। आमतौर पर हमने देखा है कि जब इस तरह से बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं तो जो टीम्स हैं वो अपने होम क्राउड और होम ग्राउंड दोनों का जो है वो बड़ा भरपूर फायदा उठाती हैं। लेकिन पाकिस्तान इससे पहले भी जो वो 3 मुल्क की सीरीज हुई और अब ये भी जो हमारा स्टार्ट है, पाकिस्तान को वो एडवांटेज नजर नहीं आता। तो इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? क्या हमारी कोई स्ट्रैटेजी में कमी है या ये डिस्कनेक्ट जो है वो बाकी जगहों पर हमें जो है वो मेजबान टीमों को जो है वो ये एडवांटेज नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट हो रहा है तो यहां पर ये उस तरह से अभी तक नजर नहीं आया हमें? देखिए, थोड़ा सा मैं समझता हूं कि रिजवान को थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग होना होगा एज ए कैप्टन। उसमें जो लास्ट मैच में जो चीज देखने को मिली, जब आपने 73 for 3 किए हुए थे न्यूजीलैंड के, वहां पे आपको अपने फ्रंट लाइन बॉलर से बॉल करवाने चाहिए थे और एक विकेट हासिल करके मैच को क्लोज करना चाहिए था। लेकिन चूंकि उनके पास थोड़ा सा झोल है बॉलिंग लाइनअप में कि उन्होंने 2 बैटिंग ऑलराउंडर्स को टीम में रखा हुआ है, तो उनके 10 ओवर उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन बेहतर है कि इनके 10 ओवर निकाल दिए जाएं और उसके बाद जो अपने फ्रंट लाइन बॉलर्स को, वो जो पीरियड था वो बैट्समैनों ने आराम से प्रेशर को हैंडल किया, सेट हुए पिच के ऊपर, फिर आपके जो फ्रंट लाइन बॉलर्स थे उनको भी उन्होंने मारा। सो आई थिंक रिजवान को जो है मोमेंट्स पिक करने हैं कि इस मोमेंट के ऊपर मैच जो है मैं अपनी साइड के हक में टर्न कर सकता हूं और उसके लिए उनको सही फैसले करने की जरूरत है। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे और कल के मैच के हवाले से जो है वो बात कर रहे थे। और ये कल एक बड़ा मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान और इस मैच पर तमाम नजरें हैं, क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के जो क्रिकेट मैचेस है वो इसी तरह से होते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान अगरचे मेजबान है लेकिन ये मैच दुबई में हो रहा है। अब इस मैच के हवाले से कुछ और भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल होने वाला बड़ा मैच, पाकिस्तान और भारत का टाकरा, रवायती हरीफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई में होने जा रहा है और तमाम शायकीन, ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी नजरें होती हैं, बल्कि ये एक ऐसा मैच होता है जिसको पूरी दुनिया ही देख रही होती है। और कल का मैच, इसमें अगरचे भारत को
फेवरेट करार दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो किसी भी मैच के अंदर, किसी भी टूर्नामेंट के अंदर अपसेट जो है वो कर सकती है। तो कल का जो मैच है वो पाकिस्तान के लिए क्रूशियल भी बहुत है अगर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर रहना है, क्योंकि अगर कल के मैच में शिकस्त होती है तो फिर पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। अब ये जो मैच है इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफी और क्रिकेट एक्सपर्ट माजिद भट्टी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस मैच के हवाले से पूछते हैं कि कल के मैच की क्या खबरें हैं। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब। माजिद भट्टी साहब, सबसे पहले तो कल के मैच के जो चांसेस हैं, हमारा स्टार्ट जो था वो जैसा भी था, लेकिन कल के मैच के हवाले से क्या बताया जा रहा है? टीम का मोराल जो है वो कैसा है? टीम आपको लगता है उस पहली शिकस्त से जो है वो रिकवर कर लेगी? देखिए रहमान भाई, पाकिस्तान इंडिया मैच जो है ना, हमने तो दर्जनों मैचेस कवर किए, टेस्ट भी, वनडे भी, T20 भी। तो ये मोर देन क्रिकेट, मेरे ख्याल में अब खास तौर पे जब से न्यूज चैनल आ गए हैं तो अब इसकी हाइप इतनी बन जाती है कि प्रेशर में प्लेयर्स भी रहते हैं, पीसीबी के, बीसीसीआई के लोग भी रहते हैं, और फिर जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है, इंडिया के 1 अरब से ज्यादा लोग, वो सब इस मैच में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको आपके जवाब की तरफ आता हूँ, एक छोटा सा वाकया बता दूं। 2005 में जब हम इंडिया गए पहली बार पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट सीरीज कवर करने, तो हमारे मुल्क में उस वक्त न्यूज चैनल इतने पॉपुलर नहीं हुए थे। तो इंजमामुल हक जो पाकिस्तान के कप्तान थे, उन्होंने पाकिस्तान टीम को जो पहला मैसेज दिया, उन्होंने कहा भाई यहाँ पर न्यूज चैनल देखना बंद कर दें, अगर आप अखबारात पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया के अखबारात में भी जो लीड स्टोरीज थी वो क्रिकेट की छपती थी, और न्यूज चैनल वहां पर भी टॉप स्टोरीज क्रिकेट होती थी। तो इंतजाम ने कहा कि आप क्रिकेट देखना, न्यूज चैनल देखना छोड़ दें, और उसकी वजह ये हुई कि पाकिस्तान पहला टेस्ट ड्रॉ हुआ, दूसरा टेस्ट हारा, फिर बेंगलोर टेस्ट पाकिस्तान ने बराबर किया, पहले 2 वनडे पाकिस्तान हार गया, लेकिन पाकिस्तान अगले 4 वनडे जीता, 4-2 से वो सीरीज जीती। तो पाकिस्तान इंडिया मैचेस जो है ना, वो मेरे ख्याल में अब क्रिकेट से बढ़कर बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन अगर रिसेंट हम पाकिस्तान टीम की बात करें तो इसमें वो कभी खुशी कभी गम वाली बात हमें नजर आती है। कभी हम 352 चेस कर लेते, कभी न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में मैच हारना शुरू कर देते, हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आए, साउथ अफ्रीका को हमने व्हाइट वॉश किया। लेकिन अब पूरी कौम मसले का शिकार है कि इतवार को क्या होगा। मेरे ख्याल में इंडिया फेवरेट है संडे के मैच के लिए, लेकिन अगर पाकिस्तान, अल्लाह करे, और पूरी कौम की भी दुआएं हैं कि पाकिस्तान टीम जीते, तो फिर ये मेरे ख्याल में हमारे लिए खुशी तो होगी, लेकिन ये फिर चैंपियंस ट्रॉफी का भी अपसेट होगा। और हमारी बैटिंग लाइनअप की क्या खबरें हैं? फखर जमान जो है वो आउट हो गए हैं, इमामुल हक अब टीम में आ गए हैं, तो बैटिंग लाइनअप के हवाले से क्या रिपोर्ट है? देखिए, अब पाकिस्तान के पास रहमान ऑप्शन तो बहुत महदूद है कि इमामुल हक को खिलाना पड़ेगा, लेकिन इमामुल हक का इंडक्शन इस लिहाज से बेहतर है कि परसों, आज जुमेरात, आज सैटरडे है, तो जुमेरात को इमामुल हक ने कराची में जो हमारा फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है प्रेसिडेंट कप, उसमें सेंचुरी भी बनाई, और वो कायदे ट्रॉफी में भी मेरे ख्याल 6-7 सेंचुरियां इस साल फर्स्ट क्लास हमारे सीजन में बना चुके हैं। लेकिन हमारी जो तशवीश है, जाहिर है फखर जमान चले गए, साइम अयूब अब इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब जो हमारी सबसे बड़ी तशवीश है, जिसमें पूरी कौम एक दुआएं भी कर रही है और हैरान और परेशान है, वो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है। हमने बाबर आजम को ओपनर की हैसियत से आजमाया, लेकिन पिछला मैच जो हम न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में हारे हैं, पाकिस्तान ने पहले 10 मैचेस में 10 ओवर्स में 22 रन बनाए। तो जब आप 320 चेस कर रहे हो और 10 ओवर में 22 रन बनाए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम का जो इस कैंपेन में जो हमें उरूज नजर आता है, वो उसी सूरत में नजर आता है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, ये पाकिस्तान के जो 3 फ्रंट लाइन के बैट्समैन हैं, ये कुछ अच्छा कर दें। लेकिन इंडिया की बैटिंग लाइनअप वो भी आपको पता है कि एक से बढ़कर एक है। यहाँ हमारी बॉलिंग लाइनअप पर भी सवाल उठते हैं। मेरे ख्याल में अगर आपको याद हो, एक बड़ा फेमस मैच था
आज से 3-3.5 साल पहले दुबई में हमने इंडिया को 10 विकेट से T20 मैच हराया था, तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी ने ऊपर से आउट किए थे। मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, इन तीनों की बॉलिंग और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की बैटिंग, ये पाकिस्तान टीम को आगे ले जा सकते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल में इंडिया अभी तक तो फेवरेट है। जितने एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपसेट कर सकता है, लेकिन इंडिया को हराना इस फॉर्म में, ठीक है, कंडीशन में और हमारी जो सूरत हाल है उसमें को बहुत ज्यादा आसान नहीं। और भट्टी साहब, पिच की क्या रिपोर्ट है? को खबरें सुन रहे हैं कि स्पिनर्स को बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट दे सकती है, क्या इतलात है? किस खिलाड़ी को या किस टीम को फायदा हो सकता है कल की पिच के हवाले से? देखिए, दुबई की पिच आपने भी बहुत सारे मैचेस वहां पर कवर किए, बहुत सारे मैचेस आपने देखे। अभी जो परसों मैच हुआ था बांग्लादेश और भारत का, उसमें एक वक्त पर बांग्लादेश के 35 पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए, बल्कि छठा भी आउट हो जाता। अगर रोहित शर्मा वो कैच पकड़ लेते तो अक्षर पटेल की हैट्रिक भी हो जाती। उसके बावजूद बांग्लादेश ने फाइट बैक किया, 220 रन कर गए। तो बैटिंग के लिए कंडीशन आइडियल है और बहुत ज्यादा बॉलरों के लिए चांसेस नहीं है, स्पिनर्स के लिए चांसेस हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास तो अबरार अहमद एक ही स्पिनर है, सलमान अली आगा पार्ट टाइमर हैं। अगर कामरान गुलाम को खिलाएं वो कुछ ओवर करवा सकते हैं, सऊद शकील करवा सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है, मेरे ख्याल में मुझे अपने स्पिनर से इतनी तवक्कुआत नहीं है। मुझे तवक्कुआत अपने फास्ट बॉलर से है कि अगर हमारे फास्ट बॉलर रन थ्रू कर जाए तो हम इंडिया की बैटिंग को काबू कर लेंगे। अदरवाइज इंडिया तो आपको पता है कि इस वक्त अनस्टॉपेबल है। दुनिया की सारी टीमों को पाकिस्तान इंडिया में भी हरा रहा है और अवे भी हरा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को बहुत ही केयरफुली सोच समझ कर संभल कर अपनी प्लानिंग करनी होगी। अदरवाइज ऐसा ना हो कि नतीजा फिर पाकिस्तान के फेवर में ना जाए। ठीक है। और भट्टी साहब, अब ये इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, ये मैच तो बाहर है, लेकिन जो टीमें पाकिस्तान में है, भारत के सिवा सभी टीमें यहां पर हैं, तो टीमों का क्या फीडबैक क्या आ रहा है? उस हवाले से क्या रिपोर्ट है? ये जो टीमें पाकिस्तान में हैं, अभी तक उन्होंने मैचेस खेल रहे हैं, तो यहाँ पर इंतजामात और इस टूर्नामेंट के हवाले से वो क्या उस हवाले से खबरें हैं? देखिए रहमान, मुझे और आपको एज ए पाकिस्तानी इस बात पे बहुत फख्र होता है जब हमारे मुल्क की कोई तारीफ कर रहे होते हैं। मैं कल श्रीलंका के अंपायर हैं जो श्रीलंका ने जब लाहौर में वर्ल्ड कप जीता था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 96 में, तो उसके भी मेंबर थे कुमार धर्मसेना, वो बहुत तारीफ कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले मैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच टीवी पे देख रहा था, वो लाहौर के स्टेडियम की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी के बहाने हमारे स्टेडियम्स की हालत जो बेहतर हुई है, कराची, लाहौर, पिंडी, ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। और जितने फॉरेनर्स आए हैं वो हमारे इंतजामात से, हमारे होटल से, हमारे जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं, फिर हमारे ग्राउंड्स, हमारे ड्रेसिंग रूम भी इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो जाता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान दूसरा मैच भी हार जाता है तो फिर एक खदशा रहेगा कि पाकिस्तान की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकती है। फिर हम इन स्टेडियम्स को कैसे भरेंगे, ये सवाल मुझसे नकवी साहब को भी सोचना है और पाकिस्तान टीम को भी सोचना है कि पाकिस्तान की आवाम जो इस क्रिकेट से इतनी मोहब्बत करती है और इतना इस क्रिकेट के पीछे दीवानी है पूरी कौम, तो उनको खुशियां देने के लिए मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान टीम को रोल प्ले करना होगा। हम और आप तो टेलीविजन पर कैमरे के सामने, माइक के सामने जितनी अपने मुल्क के लिए अच्छी बातें हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अब जो रोल है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को प्ले। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट, बात कर रहे थे इस मैच के हवाले से। जाहिर बात है पाकिस्तान की टीम के लिए बड़ा डू और डाई किस्म का जो है वो ये क्लैश है कल का, और कौम जो है वो तवक्को कर रही है कि परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के अंदर रहे। इतना बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है तो हमारी टीम भी जो है ये ख्वाहिश है कि उसी तरह से जो है वो परफॉर्म करे। बहरहाल प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त है, वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर बात होगी।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीटीआई वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात की बाज़गश्त अभी तक सुनाई दे रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आज इस बात की तस्दीक की है कि चीफ जस्टिस ने उन्हें पीटीआई के सिस्टम में रहने और बायकॉट ना करने का मशवरा दिया है। उनका यह कहना था कि हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है, अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। हमने मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। पीटीआई वफ्द ने गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी, जिसके बाद मुलाकात का एलामिया भी जारी किया गया था। दूसरी जानिब अपोजिशन की जमातों ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने का फैसला किया और इस सिलसिले में अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के अहम राब्ते और मुलाकातें जारी हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत आज सिंध रवाना हो गई है। इस 3 रोज़ा दौरे के दौरान ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद के लिए GDA की क़यादत के साथ मुलाकात के साथ दीगर अहम मुलाकातें भी जो है वो शेड्यूल में हैं। अपोजिशन अलायंस के वफ्द में महमूद खान चकजई, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा, अखवंजादा हुसैन, BNP मेंगल और MWM से रहनुमा भी शरीक होंगे। जबकि अपोजिशन रहनुमाओं के वफ्द में सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा भी शामिल होंगे। अपोजिशन अलायंस की बिजनेस कम्युनिटी और बार एसोसिएशन से भी मुलाकातें होंगी। तर्जुमान JUI ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने पर शराइत के बारे में जो खबरें आई हैं वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना ने अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने और सरबराही हासिल करने के लिए किसी किस्म की कोई शराइत नहीं रखी। उन्होंने कहा कि यह अपोजिशन इत्तेहाद को सबूताज करने की कोशिश है। हुकूमत जान ले कि आइंदा चंद दिनों के अंदर अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। अब ये जो ग्रैंड अलायंस की कोशिशें हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है, और ये जो मुलाकात हुई है उसके बाद एलामिया आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो सिस्टम में रहने का मशवरा मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है चीफ जस्टिस की तरफ से दिया गया। इस पर बात करने के लिए रऊफ हसन साहब इस वक्त मेरे सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे इस हवाले से बात करते। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब, पहले तो मैं ये ग्रैंड अलायंस के हवाले से आपसे जानना चाहता हूं। मुलाकातें हो रही हैं, सिंध पहुंच गए हैं, क्या तवक्कुआत क्या हैं जो वहां पर मुलाकातें होनी है आपकी, और किस तरह का ग्रैंड अलायंस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनता हुआ देख रही है? थैंक यू रहमान साहब, वेरी काइंड। देखिए, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, उन तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को जो कि हुकूमत के बेनिफिशरीज नहीं हैं, जो वोट पर डाका डाल के जिनके जो बेनिफिशरीज नहीं हैं, उनको हम दावत दे रहे हैं कि वो इस लार्जर प्लेटफॉर्म के ऊपर शामिल हों इसमें, और पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए जद्दोजहद में शरीक हों। तो तमाम इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो किसी भी पाकिस्तान के खित्ते से, इलाके से वो पॉलिटिकल पार्टी का वो बिलोंग करता हो या करती हो, तो हम उनके पास जा रहे हैं वन बाय वन, और उम्मीद की जाती है बहुत सारी पार्टीज तो ऑलरेडी इसमें 8 पॉइंट एजेंडा के ऊपर शरीक हो चुकी हुई है ना, उनमें JUI भी शामिल है। तो बाकी भी जितनी पार्टीज हैं, खासकर सिंध में और बलूचिस्तान में, उनसे राब्ते में है। आज हमारा एक डेलीगेशन जो है वो सिंध में है और आगे भी ट्रैवल करेंगे। तो होपफुली बहुत जल्द हम बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा कर सकेंगे इस प्लेटफॉर्म। अच्छा, और रऊफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से क्या इत्तलात है? कुछ मीडिया में हमने रिपोर्ट्स भी देखी, अलायंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मान साहब, देखिए, 8-10 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें मौलाना साहब ने भी शिरकत की थी, और उस मीटिंग के इख्तिताम के ऊपर एक मीडिया टॉक भी हुई थी, और उसमें मौलाना साहब ने अलॉन्ग विद अदर पीपल कहा था जी कि हम इस पॉइंट के ऊपर के मुल्क में फौरी तौर के ऊपर आइन बहाल होना चाहिए और नए इंतखाबात होने चाहिए। मुत्तफिक हैं तमाम लोग जिन्होंने उस बैठक में शिरकत की थी, वो इसके ऊपर मुत्तफिक थे। अब इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसी एक नुक्ते के गिर्द हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मौलाना साहब तो इस नुक्ते के ऊपर तो हमारे साथ बिल्कुल उनका ओपिनियन जो है वो वही है जो कि बाकी जमातों का है। अच्छा, और कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आपका बुलाने का इरादा है?
ये महमूद खान अचकज़ई साहब एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाने की उनका ख्याल है और वो उस सिलसिले में काम भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये अनकरीब जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो मुद्दत हो जाएगी, ताकि ये जो हमारा पुरअमन एहतजाजी तहरीक मुल्क भर में शुरू करने का इरादा है, उस सिलसिले में तमाम बाकी जमातों को भी ऑन बोर्ड दिया जा सके। ठीक है, राइट। और गुज़िश्ता रोज जो पीटीआई वफ्द की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस के साथ, उस पर अभी तक बात हो रही है। एलामिया तो हमने देख लिया और दूसरी आपकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। आपके ख्याल में हौसला अफजा रही? बेसिकली एक ही तवक्को थी और ये थी कि वो डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिलके उनको वो तमाम आरुज़ात पेश करना चाहते थे जो कि हम पिछले बहुत महीनों से लीगल फ्रंट के ऊपर उनको हम एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। और वो तमाम चीजें हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश की, उनको आगाह किया कि यहाँ वी फील कि जी हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, खान साहब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, हमारे वर्कर्स एक्टिविस्ट उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और उनको तमाम वो शवाहिद भी पेश किए जो कि हमारे पास मौजूद थे। तो ये मीटिंग हुई है और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि इस वक्त जो है जुडिशरी जो है वो अपने मेरा ख्याल है 76 साल में से सबसे ज्यादा वीकेस्ट पोजीशन में आ चुकी हुई है, एग्जीक्यूटिव के टोटल कंट्रोल में है, और ये जो कोर्ट पैकिंग हुई है, अपनी पसंद के जजेस को मुंतखब किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है टू फोल्ड है। वो एक तो ये है कि उन्होंने जुडिशरी का जो ऑनर और स्टेटस है उसको बहाल करना है, और दूसरा ये कि ये उसी सूरत में होगा जबकि वो इंसाफ के तकाजे, आइन के तकाजे जो पूरे करेंगे। तो ये मीटिंग जो थी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, और हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी जो है उसका एहसास करते हुए आइन और कानून को इस मुल्क में दोबारा से बहाल करेंगे। ठीक है। और ये जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स हैं कि चीफ जस्टिस की तरफ से मशवरा दिया गया है सिस्टम में रहने का और जो तैनातियों का प्रोसेस है उसका बायकॉट ना करने का, तो इस पर क्या बात हुई है चीफ जस्टिस से तहरीक इंसाफ की? जी देखिए, सिस्टम के अंदर रह के ही हम अपनी जद्दोजहद जो है उसको जारी रखा हुआ है। हम सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं। देखिए, हम पार्लियामेंट में भी मौजूद है जो सिस्टम का हिस्सा है, हम अदलिया में भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी सिस्टम का हिस्सा है, और हम पाकिस्तान के आइन ने जो हमें हक दिया है पुरअमन एहतजाज का, हम वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमें उससे बार बार मना किया जा रहा है। तो ये सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को बदलने की कोई कोशिश है। कुछ इत्तलात के मुताबिक मेरी जाती तौर के ऊपर बात नहीं हुई कि उन्होंने ऐसी बात की है, उन्होंने दरख्वास्त की है पीटीआई से कि वो सिस्टम के अंदर है, तो हम सिस्टम के अंदर ही हैं। हम अगर एहतजाज जो है करते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, तो वो उसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम से बगावत कर रहे हैं, लेकिन हम सिस्टम की जो ड्रॉबैक्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं उसकी, जो कैविएट्स हैं उसके, उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये कोशिश जो है हम डेफिनेटली पूरी तकदो के साथ जारी रखेंगे। अच्छा, राइट। लेकिन हुकूमत इस मुलाकात पे बड़ी तनकीद कर रही है और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी वो कहते हैं कि उन्होंने तो बुलाया था आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से आपकी सजेशंस के लिए, लेकिन आप वहां पर जो है वो अपने केसेस जो है वो डिस्कस करते रहे। तो इस तनकीद को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसका जवाब है? तनकीद बहुत बिला जवाज है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हम मिल रहे हैं तो इन्होंने तो वो IMF के वक्त को भी चीफ जस्टिस के साथ उनकी मुलाकात के ऊपर भी सवालिया निशान उठाए थे। अगर हम मिल रहे हैं तो हमारा हक है कि हम चीफ जस्टिस के साथ अपने जो मसाइल हैं उनको आगाह करें। हाँ, उन्होंने जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर रखे उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया, हमने अपना ओपिनियन दिया। उसके साथ साथ जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, जो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें पूरा हक है आईनी और कानूनी कि हम उसके बारे में जो इश्यूज हैं उनको चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश किए, और हमने अपना वो हक इस्तेमाल करते हुए तमाम मसाइल जो थे, तमाम इश्यूज जो थे वो उनके सामने रखे। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में रवा साल पोलियो का तीसरा केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है। तर्जुमान नेशनल EOC के मुताबिक रवा साल पोलियो का ये तीसरा केस जो है वो लाड़काना में रिपोर्ट हुआ, जबकि इस साल के दौरान ये सिंध से आने वाला दूसरा पोलियो का जो है वो केस है। तर्जुमान ने बताया कि गुज़िश्ता साल मुल्क में पोलियो के जो है वो 74 केसेस जो है वो सामने आए थे और इनमें से बलूचिस्तान से 27 केसेस थे, खैबर पख्तूनख्वा से 22 केसेस थे और सिंध से 23 पोलियो केसेस जो थे वो रिपोर्ट हुए थे। और इसके अलावा पंजाब और इस्लामाबाद तक से जो है वो पोलियो का एक एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था। अब इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक जो 2025 की पहली जो पोलियो मुहिम थी वो कामयाबी के साथ उनका कहना है कि जो ख़त्म हो गई है और इसमें तकरीबन 99% जो अहदाफ हैं वो हासिल कर लिए गए हैं। और ये मुहिम जो है वो 3 से 9 फरवरी तक जो है वो जारी रही और इस दौरान 45 मिलियन से जायद बच्चे जो हैं वो उनको पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। इस वक्त जो है वो मुल्क में बिग कैचअप सरगर्मी का जो है वो दूसरा दौर जारी है, जिसमें 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एंटीजेंस के टीके लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम का जो है वो बताना है कि कोयटा डिवीजन और कराची में 20 और 22 फरवरी को जो है वो पोलियो मुहिम के जो है वो इसको जारी रखा जाएगा और इसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो जो इलाके हैं वहां पर बच्चों को पोलियो के जो है वो कतरे जो है वो पिलाए जाएंगे। पोलियो पाकिस्तान के अंदर कोशिशें तो बहुत हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर हम उस तरह से काबू नहीं पा सकते जिस तरह से हमें जो है वो इस पर काबू पाना चाहिए। एक अहम तशवीश की बात यह है कि ये जो पोलियो के जो माहौलियाती नमूनों में इसकी वायरस की तस्दीक है वो ना सिर्फ दूर दराज इलाकों में हो रही है बल्कि हमारे जो मुल्क के बड़े शहर हैं वहां पर भी जो है वो हो रही है। गुज़िश्ता दिनों जो है वो मुल्क के 21 अजला का बताया जा रहा है कि जहां पर माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और बलूचिस्तान के अलावा मुल्क के 13 अजला जो है वो ऐसे हैं जहां पर इस वायरस की तस्दीक हुई है। तो देखना चाहिए हुकूमत को कि हमारे जो बड़े शहर हैं एटलीस्ट वहाँ पर ये जो मुहिम है ये कामयाबी के साथ अपने अहदाफ हासिल करे और पाकिस्तान से जिस तरह बाकी दुनिया ने इस मर्ज को जो है वो ख़त्म किया है, पाकिस्तान से भी इस मर्ज को ख़त्म होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान एमान को इजाज़त दी। अल्लाह ने के बाद।